नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सत्यम आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल सौर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक इतिहास का। और आधुनिक इतिहास का पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको पहले के 6 वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन वीडियो को देखें। उसमें आपका छोटा से छोटा बेसिक जो भी डाउट बचा होगा आपके मन में, यूरोपियन कंपनी या यूरोपियन कंट्री मतलब कैसे भारत में आती है, कैसे कंपनी की स्थापना होती है, कहाँ कहाँ होती है, अगर छोटा सा भी डाउट बचेगा अगर वीडियो देखने के बाद तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, समय को महत्व देते हुए आज की हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इनके कर्नाटक का युद्ध को लेकर एक छोटी छोटी बारीकियों को समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने वर्ड दिख रहा है एक कर्नाटक। तो कर्नाटक मतलब देखने के बाद ये मत इनको अभी का जो राज्य है डायरेक्टली ये मत समझ लीजिएगा कि वही राज्य है। ठीक है। हम जिस टाइम का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप भी जानते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग पास्ट को ही स्टडी करते हैं, मतलब जो भी बीत चुका है उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो जिस टाइम का इतिहास पढ़ रहे हैं उस टाइम में एक्चुअली ऐसा सिचुएशन था नहीं। ठीक है। उस टाइम में कर्नाटक तमिलनाडु का क्षेत्र था और कुछ कर्नाटक वाला एरिया भी था। ठीक है। तो ऐसे एक पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि हम जिस टाइम के इतिहास को स्टडी कर रहे हैं उस टाइम में ये अभी वाला जो कर्नाटक है वो नहीं अंडरस्टैंड करना है आपको। कर्नाटक तमिलनाडु के क्षेत्र में था और कुछ हिस्सा इसका भी था, अभी वाला कर्नाटक राज्य का भी। ठीक है दोस्तों। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम में जो कर्नाटक था तो कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना में किसकी बड़ी योगदान रही या किसने करवाया था, कर्नाटक को एज ए स्वतंत्र राज्य किसने बनवाया था। तो नाम सामने लिखा होगा, आपके सामने दिख रहा होगा, सादुतुल्लाह खान। ठीक है। और उस टाइम में राजधानी क्या थी, तो आरकाट थी। ठीक, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे समझा। और नीचे तीसरे सेंटेंस में मतलब तीसरे पैराग्राफ में या तीसरे रो कह सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया एक्चुअली देश है कहाँ का, यूरोपीय महाद्वीप का। जैसे कि लंदन, पुर्तगाल, स्पेन, डेनिश, डेनमार्क, फ्रेंच वगैरह जितने फ्रांस वगैरह है, सेम वैसे ही ऑस्ट्रिया भी एक देश है यूरोपीय महाद्वीप का। तो इससे आप ऑस्ट्रेलिया देश या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मतलब मत समझ लीजिएगा। ठीक है। ये अलग है और वो अलग है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया लिखा है तो इसकी हम कैपिटल और करेंसी जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी राजधानी है वियना और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं आपको कि 1 यूरो मतलब 1 यूरो इज इक्वल टू 80 इंडियन रुपीज़ होता है। मतलब 80 भारतीय जो रुपया होता है वो 80 रुपया 1 यूरो के बराबर है, या एक यूरो जो है 80 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा रुपया मतलब कहाँ है। ठीक है, उसकी क्या लेवल है। तो यहाँ पे हम 2 फैक्ट को समझें। कर्नाटक के एज ए स्वतंत्र राज्य के रूप में कब किसने बनवाया था, तो सादुतुल्लाह खान। और इसकी राजधानी क्या थी उस टाइम में, तो आरकाट थी। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने समझा कि इसकी राजधानी वियना है और इसकी करेंसी जो है मुद्रा यूरो है। और ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। ठीक है। अब हम इसको एज ए मैप पे थोड़ा देखते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 मैप दिख रहा होगा, तो जो कि एक कर्नाटक और हैदराबाद, जो हम लोग कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे उसके डिटेल उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ये येलो कलर में दिख रहा होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है। तो मेन जो कर्नाटक का युद्ध होने का जो मेन रीजन जो है ना, आपको यही देश से स्टार्ट होती है। इस देश में 1740 के आसपास यहाँ का किंग डेथ कर जाता है, मतलब मर जाता है। ठीक है। तो फ्रांस और लंदन, मतलब फ्रांस के लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो उत्तराधिकारी बने, मतलब लीडर बने या किंग बने, जो कि हमें सपोर्ट करे, मतलब हमारी बातों को समझे और हमारी पॉलिसी को समझे और हमारे साथ अच्छा रिलेशन संबंध रखे, मतलब हमारे कंट्रोल में रहे या हमारे पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये काम करे। ठीक है दोस्तों। सेम एज इट इज़ लंदन वाले कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ ऐसे वैसे उत्तराधिकारी को यहाँ पे मतलब किंग बनाएंगे या उत्तराधिकारी बनाएंगे वैसे लोग को जो हमारे फेवर में रहेंगे और हमारी बातों को समझेंगे और हम जो कहें उसके अकॉर्डिंग हमारे बातों को फॉलो करें। तो इन्हीं दोनों के बीच में हो जाती है युद्ध। ठीक है, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध जो होता है मेन रीजन यही होता है। तो हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कैसे रहा है। तो कर्नाटक का युद्ध स्टडी करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक का युद्ध मतलब किस किस के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ कि दीज वॉर्स, मतलब ये युद्ध जो हुआ था
वर फॉट, मतलब जो लड़ा गया था बिटवीन, बीच में ब्रिटिश और फ्रेंच। कहने का मतलब ये है इस सेंटेंस के, या आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी में डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एज अ नोट्स प्रिपेयर करना चाहते, कॉपी में नोट डाउन करना चाहते, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम आईडी लिंक वहाँ पे दिया रहता है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारे का सारे वीडियो का PDF अवेलेबल है उस टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रेंच, मतलब कि जो अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। ठीक, तो इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि कितने युद्ध हुआ था, मतलब कितनी बार कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो 3 बार, टोटल वॉर जो है 3 बार होती है। ठीक है, और ये युद्ध का एज समझ लीजिए एज साइकिल चलता है, मतलब कि युद्ध हुआ, फिर एक संधि के जरिए उस युद्ध को ख़त्म किया जाएगा, और जो फिर पावरफुल लीडर रहेंगे, जो ये कह मतलब पावरफुल मतलब शक्तिमान जो रहेंगे, वो बोलेंगे कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, इस एग्रीमेंट को, फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो यही है कि जो साइकिल में चलता है, मतलब साइकिल मतलब कि एक पहले वॉर हुई, फिर उसका ट्रीटी हुआ और उसको क्लोज कर दिया गया। अब फिर जो पावरफुल लीडर है फिर वो पेपर को फाड़ देंगे, जो भी संधि मतलब ट्रीटी मतलब क्या, तो ट्रीटी मतलब ये हुआ कि फिर दोनों पक्ष बैठ के एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए कि हाँ चलिए हम लोग आगे से नहीं फाइट करेंगे, नहीं लड़ेंगे। फिर आगे पता चला कि नहीं, हम पावरफुल लोग हैं, हम क्यों इनसे एग्रीमेंट करें, फिर वो पेपर को फाड़ देंगे, फिर युद्ध करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि वॉर जो चलती है एज ए साइकिल में चलती है, तो इसी को एक साइकिल में कहते हैं। ठीक है, वॉर हुआ, फिर ट्रीटी हुआ, फिर वॉर होगा, फिर ट्रीटी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही 3 बार युद्ध होता है ब्रिटिश और फ्रेंच के साथ में, मतलब कर्नाटक का युद्ध 3 टाइम पीरियड में होता है, और इसे हम स्टडी करेंगे। और हमने पहले ही बता दी कि कर्नाटक का वॉर जो है, और प्रेजेंट में कर्नाटक कहाँ किस क्षेत्र में है, तो तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु प्लस कुछ क्षेत्र है आपको कर्नाटक का भी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, अच्छा दिन ही दिख रहा है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या कि मैंने आपको कहा था मैप पे, जब मैप की स्लाइड थी, कि ऑस्ट्रिया के अंदर में वहाँ के किंग मर जाते हैं, तो उत्तराधिकारी मतलब कौन लीडर बनेंगे, और उसको मतलब सपोर्ट देने के लिए, मतलब फ्रांस वाले चाहते थे कि हमारे मतलब वैसे लीडर यहाँ पे, वैसे नेता बने जो हमें सपोर्ट करे और हमारे बातों को फॉलो करे, और अंग्रेज़ कहते थे कि नहीं, वैसा व्यक्ति को हम लीडर बनाएंगे जो कि मेरे सपोर्ट में रहेगा। इसी को लेकर के ऑस्ट्रिया के अंदर में युद्ध होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वो पॉइंट हट जा रहा है, तो ऐसे आप दिख रहा होगा आपको कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, तो युद्ध होती है। तो फर्स्ट युद्ध को हम देखेंगे कि स्टार्ट होती है 1740 के आसपास, 1740 से स्टार्ट होती है, 1748 में इसकी फिर संधि होकर ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, अभी बाकी है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक के युद्ध के पीछे मेन रीजन क्या रहा, कारण को समझेंगे, ये एक्चुअली हुआ क्यों या होगा क्यों। ठीक है, उसके बाद हम कुछ संधि को समझेंगे, उसके पीछे क्या संधि क्या थी, उसके बाद उसके परिणाम को देखेंगे, और इसमें तीनों युद्ध को पढ़ना है हमको। दोस्तों मैंने आपसे ये कहा कि कर्नाटक का युद्ध का, इसमें हम एज अ सिक्वेंशियल और एक क्रोनोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे। उसका रीजन समझेंगे, ट्रीटी समझेंगे, रिजल्ट समझेंगे, फिर उसके युद्ध जो जितनी युद्ध हुई थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फिर नेक्स्ट फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है दोस्तों, जिसका सबसे पहले तो आप फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का टाइम पीरियड याद रख लीजिए। ये जो समय काल जो ऊपर में दिख रहा है 1746 से 1748, तो ये 2 साल का युद्ध होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। और ये होता क्यों है, तो मैंने पहले बताया आपको कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होती है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए होता है। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध वहाँ यूरोप के अंदर में शुरू होती है, और उसी के आधार पे भारत में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ये लोग आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, आपस में फाइट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर मतलब प्रथम कर्नाटिक का युद्ध, मतलब पहला कर्नाटक का युद्ध, इसका टाइम मतलब समय सारणी याद रखना आपको, 1746 से 48 ईस्वी। और इसका रीजन जो है आपके सामने दिख रहा होगा कि सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया,
ये सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। रीजन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी याद रखना है, संधि। तो संधि एक्चुअली होता क्या है, हमने पहले भी समझाया आपको कि डॉक्यूमेंट्री एक पेपर है, उस पर साइन कीजिए दोनों पक्ष के लोग कि हम आगे नेक्स्ट टाइम से युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही एक्स-ला-सैपल एक जगह है, मतलब एक क्षेत्र है या एक एरिया है, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर में, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला कर्नाटिक वॉर जो है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो मतलब ख़त्म किया जाता है वो एक संधि के साथ में, मतलब एक ट्रीटी के साथ में, जो जिसे हम कहते हैं एक्स-ला-सैपल की संधि। और एक्स-ला-सैपल जो एरिया है वो फ्रांस के अंदर में है। और ये भी है कि मतलब कि संधि जो होती है वो ज़्यादातर आपको जिस शहर में होती है उस शहर के नाम से ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हिडन फास्ट रूल है कि आपको जिस शहर में हो रही है वैसे ही उसी के नाम पे ही हो, बट एज हम समझ सकते हैं कि एज अ परंपरा है, स्टार्टिंग से चलते आ रहा है कि जिस एरिया में होगा, जिस सिटी में होगा, उस सिटी के नाम पे ही वहाँ की संधि को दिखाया जाता है। जैसे कि एक्स-ला-सैपल एक सिटी है फ्रांस के अंदर में, तो एक्स-ला-सैपल की संधि के जरिए हम लोगों ने नहीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को ख़त्म किया, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया, तो हमने पहले ही स्लाइड पे मतलब बताया हुआ आपको कि हम हर युद्ध का कारण समझेंगे, उसकी संधि समझेंगे, उसका रिजल्ट क्या आता है, एक परिणाम, उसको भी समझते चलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसका जो रिजल्ट रहा, फ्रेंच डोमिनेटेड ओवर ब्रिटिश, मतलब एज ए फ्रेंच की जीत समझ लीजिए, किस पे, तो ब्रिटिश पे। यहाँ पे सपोज कि फ्रेंच वाले जीत जाते हैं और ये ब्रिटिशर हार जाते हैं, मतलब अंग्रेज हार जाते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट मतलब प्रथम कर्नाटिक वॉर का या प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो रीजन समझा, मतलब कारण समझ लिया, उसका संधि भी समझा और उसका रिजल्ट को भी समझा, ठीक है। पहला कर्नाटक का युद्ध जो होता है, इसका जो रीजन रहता है वो यूरोप के अंदर रहता है, ठीक है, क्योंकि यूरोप के अंदर में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर के कौन, अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और उसी को देख करके यहाँ पे ये लोग मतलब फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स भारत के अंदर में भिड़ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे संधि होती है, वो उस एक्स-ला-सैपल की संधि के जरिए वहाँ पे युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है, फिर यहाँ पे भी मतलब शांत हो जाते हैं, भारत के अंदर भी शांत हो जाते हैं दोनों लोग। और इसका रिजल्ट क्या होता है, तो उस टाइम में फ्रेंच जो रहता है वो मद्रास को अपने अधीन कर लेता है, मतलब कि इस युद्ध में मद्रास को अपने क्षेत्र में कर लिया, मतलब मद्रास पे कब्जा कर लिया। कौन, तो फ्रांसीसी ने। किसका था उस टाइम में मद्रास, तो अंग्रेज का। तो एक पॉइंट ये याद रखना आपको। अब हम नेक्स्ट कर्नाटक का युद्ध देखेंगे, उसके रीजन, उसके ट्रीटी और उसके रिजल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों पहले के स्लाइड पे हिंदी में लिखा हुआ था, उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ था, और ये हिंदी वर्जन है। इसमें लिखा है कि एक्स-ला-सैपल की संधि के बाद शांति स्थापित हो गया और इंग्लैंड और फ्रांसिस ने एक दूसरे के विदित क्षेत्र को लौटा दिया, ठीक है। इसी आधार पर मद्रास अंग्रेज को वापस मिल गया, लेकिन प्रथम आंग्ल फ्रांसिस युद्ध, जिसे कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, इतिहास पर भारी प्रभाव पड़ा। तो ये हिंदी में है, आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, मतलब इसमें ये एक पॉइंट दिया गया था कि शांति जब एग्रीमेंट हो जाती है तो जो मद्रास को जीत लिए हुए रहते हैं, तो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटाना का ऐसा संधि किया गया। यानी कि एक्स-ला-सैपल की संधि के बाद शांति स्थापित हो गया और इंग्लैंड फ्रांसीसी ने एक दूसरे के विदित क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इसको मतलब लौटा दिया गया। तो ये फैक्ट को याद रखना है। उसके बाद हम आगे की देखते हैं कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ठीक है दोस्तों। सामने स्लाइड पे दिख रहा हो कि मतलब यहाँ पे मुझे सेकेंड ND भी लिखना चाहिए, तभी पता चल जाए कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर। फिर भी आप लोग टैलेंटेड है, ये जीनियस है ये हमारे स्टूडेंट, तो इसमें दिक्कत क्या है समझ ही लेंगे। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा कर्नाटक का युद्ध, ठीक है दोस्तों। तो इसका टाइम पीरियड याद रखना है 1749 से 1754, ठीक है। और इसके रीजन को हम जानते हैं कि रीजन, उसका ट्रीटी, उसका रिजल्ट को समझेंगे। तो पहला रीजन क्या हुआ रहा, तो ये दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो होता है इसका जो कारण रहता है वो भारत के अंदर ही रहता है, ठीक है। भारत के अंदर दो क्षेत्र है जिसका नाम है कर्नाटक और हैदराबाद। वहाँ के नवाब, मतलब यहाँ के जो लोकल लीडर रहते हैं, तो उसके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। मतलब भारत के अंदर जो लोकल लीडर है, स्थानीय नेता है, वो उत्तराधिकारी मतलब किंग बनने के लिए, नवाब बनने के लिए युद्ध होता है। और यहीं पे जो भारतीय हम कह सकते हैं या मुग़ल सम्राट जो लोग थे, वो लोग बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, ठीक है। मतलब ब्लंडर किए इन्होंने। यहाँ होता क्या कि ये लोग मतलब ब्रिटिशर्स और फॉरेनर से, मतलब विदेशी से हेल्प मांगते हैं खुद की लड़ाई में। आप समझ सकते हैं
कि आपसी झगड़े में अगर किसी थर्ड पार्टी को आप इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम चांस बनता है कि वो आपकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स क्या है नहीं है सारा चीज़ मतलब समझ करके फिर आपको आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो यही हुआ भी इसी युद्ध में। ये नवाबों ने इन लोगों को मतलब अपने सपोर्ट के लिए बुलाया कि आप हमारे तरफ से लड़िए। खुद के आपसी झगड़े में यहाँ के मूल निवासी ये लोग मतलब स्थानीय नेता लोग थे। तो ब्रिटिशर आते हैं, इनको सपोर्ट भी करते हैं, बट इनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हुए फिर आगे उसी के आधार पे इन्हीं लोगों को फिर गुलाम बनाया जाएगा, मतलब हम लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। तो यही एक ब्लंडर होता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर में ही। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले दूसरा कर्नाटक का युद्ध में ये आपको याद रखना है उसका टाइम सेशन जो है 1749 से 1754 ईस्वी। ठीक, रीजन क्या है? रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ, सक्सेशन वॉर ऑफ कर्नाटक एंड हैदराबाद। मतलब कर्नाटक और हैदराबाद के क्षेत्र में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो क्षेत्र है, कर्नाटक है और हैदराबाद है। तो हम पहले कर्नाटक को समझेंगे। कर्नाटक के क्षेत्र में जो नवाबों मतलब उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध होता है कि हम नवाब बनेंगे, वो एक साइड रहता है चंदा साहब और एक रहता है अनवरुद्दीन। दोस्तों याद रखिएगा, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध होता है उसमें दो व्यक्ति लड़ते हैं, एक है चंदा साहब और एक है अनवरुद्दीन, और दोनों भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, यही ये लोग ब्लंडर करते हैं कि ये लोग सामने दिख रहा है आपको यहाँ पे कि चंदा साहब फ्रेंच से मदद मांगते हैं और ये जो है अनवरुद्दीन जो है ये आपको ब्रिटिश से मदद मांगते हैं। और ये लोग फिर यहाँ के लोकल लीडर जो है इनकी अंदर क्या कमी थी, क्या क्या इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कहाँ कहाँ अच्छा पकड़ था, सारा डिटेल मतलब जानने के बाद ये लोग फिर हम ही लोगों को गुलाम बना लेते हैं। और मतलब कि उस टाइम में जो भी मुगल सम्राट थे उस टाइम में इनके ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है आप लोग को। हमने क्या समझा, इसका रीजन कारण क्या था कि कर्नाटक और हैदराबाद के अंदर में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ जो कि खुद लोकल लीडर लड़ रहे थे। तो कर्नाटक का पहले समझेंगे, उसके बाद हैदराबाद का। कर्नाटक के अंदर में जो युद्ध होता है, चंदा साहब लड़ते हैं एक साइड से और एक साइड से ये अनवरुद्दीन लड़ते हैं। और अनवरुद्दीन मदद लेते हैं ब्रिटिश से मतलब अंग्रेज से, और फ्रेंच इधर ये चंदा साहब लेते हैं फ्रेंच से। ऑलमोस्ट इस युद्ध में कहा जाता है कि चंदा साहब को मार दिया गया था, मतलब सर कलम कर दिया गया था। और डुप्ले उस टाइम में इस फ्रांसिस का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये चंदा साहब जो आपको चंदा साहब दिख रहा है कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर में इसकी मतलब सर को धड़ से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो फ्रांस के जो गवर्नर थे उस टाइम में डुप्ले एक व्यक्ति का नाम है डुप्ले, इनको फ्रांसिस बुला लिया गया था वहाँ के सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे। और ये भी याद रखना आपको, चंदा साहब ने जो मदद लिया था फ्रेंच से और अनवरुद्दीन मदद लिया था ब्रिटिश से। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने कर्नाटक के बारे में समझा है, अब हम हैदराबाद के बारे में समझेंगे हैदराबाद में कौन कौन लड़ रहे थे। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि ये दोनों लोग जो मुस्लिम जो दिख रहा है आपको, ये चंदा साहब और अनवरुद्दीन, ये दोनों भारतीय ही थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको मैंने हिंदी में समझाया कि रॉबर्ट क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सेना देकर आर्कटक भेजा। इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई, चंदा साहब का सर काट दिया गया। ठीक है, और डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया। तो वही सेकेंड का जो युद्ध है वो मैंने बताया, मतलब दूसरी कर्नाटिक वॉर। ठीक है, तो हम चलते हैं और नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये है, हमने पहले कर्नाटक के बारे में देख लिया, ये दूसरा युद्ध है, दूसरा कर्नाटक का युद्ध के अंदर ही है। एक पहले कर्नाटक के अंदर हुआ था और ये दूसरा हैदराबाद के अंदर। तो हैदराबाद में होता क्या है कि एक तरफ से मुजफ्फर जंग और दूसरी तरफ से नासिर जंग लड़ रहे होते हैं दोस्तों। यहाँ ये मुजफ्फर जंग जो कि भारतीय है और ये नासिर जंग जो कि भारतीय है। और यहाँ पे फिर मुजफ्फर जंग फ्रेंच से मदद लेते हैं और नासिर जंग ब्रिटिश से मतलब कि अंग्रेज़ से मदद लेते हैं। और इस युद्ध को ख़त्म किया जाता है ट्रीटी, जो संधि जो होती है उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो है इसका कारण भी रहा है भारत के ही अंदर में, मतलब कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी का युद्ध, यही कारण है। और इसका जो संधि के आधार पर इसको ख़त्म किया गया वो भी भारत के अंदर ही हुआ था, जो कि पौंडीचेरी हम जानते हैं हमारा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, मतलब संघ प्रशासित देश है। और इसकी रिजल्ट के बारे में हम समझेंगे तो यहाँ पे कोई क्लियर रिजल्ट नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो मुजफ्फर नासिर जंग जो हुआ था कोई क्लियर रिजल्ट नहीं हुआ। तो हम ये हम लोगों ने समझ लिया। अब एक थर्ड जो कर्नाटिक वॉर है, तीसरा कर्नाटक का युद्ध, उसको देख लेते हैं हम लोग। आपके सामने शो कर दिया होगा थर्ड कर्नाटिक वॉर। इसका टाइम याद रखना आपको, समय सारणी जो कि 1756 से 63 तक है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि
यहाँ से ही अगर ये सब दोस्तों इतिहास जो है इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। इसी युद्ध के बाद जब होता है कि ब्रिटिश फ्रेंच पे मतलब जीत जाता है ब्रिटिश, और फ्रेंच हार जाती है, यहाँ से उसका संप्रभुता मतलब बर्बाद हो जाएगी, गिर जाएगा, इसकी शक्ति मतलब गिर जाती है। तो ये जो फ्रांस है फिर क्या कहते हैं अमेरिकी रिवॉल्यूशन में इन लोगों का कुछ होने लगता है। चलिए वो बात की बात है, हम थर्ड कर्नाटिक वॉर को स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर का आपको टाइम सारणी, समय सारणी याद रखना है, 1756 से 1763, ठीक है। इसका रीजन क्या है तो दोस्तों याद रखिएगा, बीच में जो दूसरा जो युद्ध था, दूसरा कर्नाटक का युद्ध, उसका रीजन भी था भारत के अंदर, और उसका संधि भी था भारत के अंदर, और उसका रिजल्ट कोई क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये याद रखना, आपकी प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था, उसका जो रीजन भी था वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया था, जो कि यूरोप में था, उसी के आधार पर भारत में स्टार्ट हुआ। और संधि भी हुई थी तो एक्सला-सैपल की संधि हुई थी फ्रांस के अंदर में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध का जो संधि के जरिए ख़त्म किया जाता है युद्ध को, उसका नाम है क्या, पौंडीचेरी का संधि, ठीक है दोस्तों। चलिए हम तीसरा कर्नाटक का युद्ध स्टडी करते हैं, इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं, कारण क्या था। तो दोस्तों 7 ईयर वॉर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन यूरोप, मतलब यूरोप महाद्वीप के अंदर में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग 56 से 63, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका रीज़न याद रखना है आपको, किसका 7 सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा जाता है कहाँ पे, यूरोप के अंदर में। किन किन के बीच में होता है, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच में। और इसके अंदर इस युद्ध को जो ख़त्म किया जाता है वो कौन से संधि के थ्रू या कौन सी संधि के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये दोस्तों ये देखिए, इसका कारण तीसरा कर्नाटक का युद्ध का कारण भी रहा आपका यूरोप में, ठीक है। और इसका जिस संधि के थ्रू ख़त्म किया गया वो भी रहा आपको ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश की जीत होती है और ये फ्रांस हार जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन है इस सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर का इसी का एक हिस्सा जो जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बांडीवॉस। तो 1760 ईस्वी में होती है बैटल ऑफ बांडीवॉस, जो कि बांडीवॉस एक क्षेत्र है, बांडीवॉस जो कि तमिलनाडु के अंदर है। वो बैटल ऑफ बांडीवॉस होते हैं किस किस क्षेत्र में, किस किस के बीच में, तो अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में। और यहाँ पे इसी युद्ध का हिस्सा है बैटल ऑफ बांडीवॉस। और वो युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि थर्ड कर्नाटक या इसे अंतिम कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 7 वर्षों तक लड़ा गया और इसी के बीच में एक युद्ध होता है 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध में फ्रेंच की अच्छे ढंग से हार हुई और फ्रेंच की संप्रभुता खत्म हो गई। ये हिंदी मीडियम में लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपके सामने स्लाइड पे अब दिखेगा, हम कुछ बैटल ऑफ बांडीवॉस के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है प्रतियोगिता परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। तो बैटल ऑफ बांडीवॉस मतलब बांडीवॉस एक क्षेत्र का नाम है, वहाँ युद्ध होती है फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में कितने से ईस्वी में, 1760 ईस्वी में। और ये जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है ये इसी के बीच का ये हिस्सा है, मतलब बैटल ऑफ बांडीवॉस इसी के बीच में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें होता क्या बैटल ऑफ बांडीवॉस में, यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ते हैं। तो यहाँ का एक जो गवर्नर है इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही पावरफुल गवर्नर है और इसमें क्वेश्चन आता है। तो बैटल ऑफ बांडीवॉस जो हुआ था वो ब्रिटिश की तरफ से आयरकुट लड़ रहे थे और आपको फ्रेंच से एज आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है काउंटर डी ले ली, ठीक है दोस्तों, काउंटर डी ले ली, इसको याद रखना है। ये ब्रिटिश कमांडर रहते हैं सेनापति, और ये रहते हैं आपको गवर्नर नहीं थे, ये सेनापति थे। ये आपका सेनापति है, मतलब अंग्रेज़ का सेनापति, और ये फ्रांस का सेनापति। यहाँ पे आयरकुट जीत जाते हैं और यहाँ पे काउंटर डी ले हार जाते हैं, और यहीं से फ्रांस की संप्रभुता मतलब ख़त्म हो जाती है भारत के अंदर में, और फिर अंग्रेज़ अपना शासन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कि रहते हैं, मतलब फ्रांस भी रहते हैं बट अंग्रेज़ के अधीन रहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और आपको हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।